हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं अशोक कुमार यूपीएससी और स्टेट पीसीएस की दौड़ में साथ साथ में आपके सभी अधीन जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं उन सब की दौड़ में आपके साथ आपका साथी। तो आइए स्टार्ट करते हैं आपके साथ। आपका जो चैप्टर चल रहा है लेसन नंबर 2 चल रहा है और इसका पार्ट 8 लेकर आए हैं। सबसे पहले करेंगे रिवीजन जो अब तक आपने पढ़ लिया। यहाँ जो लास्ट टॉपिक चल रहा था आपका किसके विषय में, ये हमने अग्नाशय रस के विषय में पढ़ाया था। लेकिन अग्नाशय रस से पहले भी हम यहाँ पर पढ़ा चुके हैं आपको क्या, यहाँ पर आपको पढ़ा चुके हैं कौन सा रस, पित्त रस के विषय में जानकारी दे चुके हैं। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो क्या है, वो आंतरस को पढ़ने वाले हैं। आज का टॉपिक है आंतरस को पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर ड्यूडेनम में जो अमाशय के बाद ये यू आकार जो टर्न लेता है इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं ड्यूडेनम। क्या बोलते हैं, ड्यूडेनम या ग्रहणी। ग्रहणी और ग्रसनी में कंफ्यूज नहीं होना। ग्रसनी तो कहाँ होती है, जिसमें एपिग्लटिस होता है, क्या होता है, और ये क्या है, ये ग्रहणी, इसको ग्रहणी बोलते हैं और इंग्लिश में ड्यूडेनम बोलते हैं। तो यहाँ पर 3 रसों के माध्यम से जो कायम भोजन आया है उसका क्या होगा, उसका पाचन होगा। और क्या कायम क्या है, कायम अमाशय से आया है, अर्ध तरल अवस्था में है, अर्ध तरल अवस्था में है। तो यहाँ पर हमने जो पढ़ा था, ये पित्त रस का जो निर्माण होता है वो यकृत में होता है। यहाँ पर पित्त रस का निर्माण यकृत में होता है, इतनी बात आपको पता चल गई थी। और पित्त रस क्या करता है, पित्त रस में कोई किसी प्रकार का एंजाइम नहीं पाया जाता। ये केवल भोजन को क्या है, जो वसा वाला पार्ट है, जो भोजन में आप वसा ले रहे हो, उस वसा को जल में घुलनशील बनाने के लिए क्या है, इमल्सीकरण प्रक्रिया करता है, जिससे भोजन जिससे वसा जल में घुल जाती है और फिर उसका यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा, पाचन हो जाएगा। इस छोटी आंत के ऊपर वाले भाग में उसका पाचन हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट आपको समझ में आया। ये पित्त रस का जो निर्माण होगा वो यकृत में होगा। इकट्ठा कहां पर होगा, ये पित्ताशय में होगा। कहां पर होगा, पित्ताशय, ठीक है, गॉल ब्लैडर। और ये आएगा कहां, इसका यूज कहां पर होगा, इसका ड्यूडेनम में होगा। ठीक है, ग्रहणी में इसका यूज होगा। तो ये तो रही पित्तरस के संबंध में बातें। पित्तरस के संबंध में एक बात और भी है कि पित्तरस जब व्यक्ति को कभी जॉन्डिस हो जाता है, पीलिया हो जाता है, ठीक है, तो वो क्या होता है, इसमें 2 हानिकारक तत्व होते हैं, ब्लूबिन और बिलिवर्डिन, जो कि शरीर से क्या है, बाहर निकलने चाहिए। जिस प्रकार से यूरिन क्या होता है, यूरिन आपके शरीर से बाहर निकल जाता है, तो इसी प्रकार से ये भी क्या होता है, ये भी शरीर से बाहर निकल जाता है, ब्लूबिन और बिलिवर्डिन। किसी वजह से यदि यकृत प्रॉपर तरीके से कार्य ना कर रहा हो, यकृत प्रॉपर तरीके से कार्य न कर रहा हो, तो इसका बाहर निष्कासन नहीं हो पाता और ये ब्लड के अंदर ही घुल जाते हैं। तो ब्लूबिन का कलर जो होता है येलो कलर का होता है, इसलिए बॉडी क्या है, पीली पीली सी दिखाई देती है। उसी को क्या है, जॉन्डिस नाम की बीमारी से जानते हैं, पीलिया नाम की बीमारी से जानते हैं। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ पर जो अग्नाशय रस है, तो अग्नाशय रस क्या होता है, इस रस में एंजाइम होते हैं। तो इस रस के माध्यम से क्या होगा, पाचन होगा। 3 प्रकार के एंजाइमों को हमने देखा था, एक तो ट्रिप्सिन, एक एमाइलेज, एक लाइपेज। ट्रिप्सिन क्या काम करेगा, सिन न लग रहा है, इसमें क्या लग रहा है, न लग रहा है। तो ये क्या काम करेगा, ये प्रोटीन का पाचन करेगा। ठीक है, ये किसका करेगा, प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देगा, प्रोटीन को पेप्टोन बदल देगा। यहाँ एमाइलेज क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में बदल देगा। ठीक है, और लाइपेज क्या है, ये वसा को ग्लिसरॉल और वसीय अम्ल में बदल देगा। अभी तक आप देख पा रहे थे कि अभी तक क्या है, वसा का पाचन नहीं हो पा रहा था, बक्कल कैविटी में पाचन हुआ। ठीक है, वहां किसका हुआ, कार्बोहाइड्रेट का। अमाशय में किसका पाचन हुआ, प्रोटीन का। लेकिन वसा क्योंकि जल में नहीं घुल पा रही थी, इसलिए इसका पाचन नहीं हो पा रहा था, ये टूट नहीं पा रही थी। अब इमल्सीकरण की प्रक्रिया होने के पश्चात यहाँ इस अग्नाशय द्वारा इस आंत के ऊपर वाले पार्ट में अगर क्या मिल जाता है इसको, ये एंजाइम अपना कार्य कर पाता है, क्योंकि ये क्या है, ये वसा जल में घुल चुकी है इमल्सीकरण प्रक्रिया द्वारा। और जिसकी हेल्प किसने, पित्त रस ने हेल्प की। तो इतनी प्रकार की बातें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। अब चलते हैं आगे की तरफ, आज का टॉपिक पढ़ते हैं। ठीक है, इसको मिटाना चाहो तो मिटा दो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको मिटाना चाहो मिटा दो। ठीक है, यहां पर लेसन नंबर 2
लेसन 2 और पार्ट इसका कौन सा है, 8 पार्ट है। ठीक है, तो टॉपिक है आपका आंतररस। 3 प्रकार के रसों को पढ़ना था और ये तीसरे प्रकार का रस है आंतररस। ठीक है, आंतररस तीसरे प्रकार का रस है, कौन सा, आंतररस। तो यहाँ पर जो एंजाइम आंतररस में क्या है, आंतररस में भी एंजाइम पाए जाते हैं। डायग्राम बनाना चाहें तो बना लीजिए। ये डायग्राम, ये छोटी आंत के ऊपर वाला पार्ट है, ये यू शेप में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो कोशिकाएं होती हैं, ये कुछ कोशिकाएं होती हैं, यहाँ पर कुछ कोशिकाएं हैं। ठीक है, इन कोशिकाओं से क्या होता है, इन कोशिकाओं से ये कुछ विशेष प्रकार का रस स्रावित होता है। और वो रस क्या है, वो रस है कौन सा, वो रस है आंतररस। कौन सा है, आंतररस है। ठीक है, तो ये आंतररस जो है ये निकल जाता है किन से, इन कोशिकाओं से निकलता है। अलग प्रकार का मार्कर लेना पड़ेगा मुझको। ठीक है, ये रस निकल रहा है, ये रस निकल रहा है, ये। ठीक है, ये रस। अब यहाँ पर ये वाला रस पहले से आ रहा है, इसके विषय में आपको जानकारी पहले से ही है। ठीक है, तो यहाँ से ये मैं रेड कलर ले लेता हूँ। यहाँ पे ये रस पहले से ही आ रहा है। ठीक है, ये रस पहले से ही आ रहा है। और यहाँ पर मैं ये ग्रीन कलर का मार्कर भी ले लेता हूँ। यहाँ पर ये रस भी इधर से आ रहा है। ठीक है, ये ग्रीन कलर ले लिया। तो ये क्या हो रहा है, ये यहाँ पर अग्नाशय रस है। ये क्या है, अग्नाशय रस है। यदि डायग्राम बनाना चाहो तो बना लो, वरना कोई जरूरत नहीं है इसके बनाने की। ये आप पहले से क्या है, ये पहले से आप पढ़ चुके हो, ये पहले से आप पढ़ चुके हो यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर ब्रूनर कोशिकाएं हैं। कौन सी, ब्रूनर। ये ब्रूनर कोशिकाएं हैं, ब्रूनर कोशिकाएं। तो ब्रूनर कोशिकाओं से क्या स्रावित होगा, ये आंतररस स्रावित होगा, आंतररस। ठीक है, ये आंतररस स्रावित होगा। और इस आंतररस में जो एंजाइम पाए जाएंगे, एक तो क्या पाया जाएगा, ये पेप्टी, ये है पेप्टिडेज। एक एंजाइम क्या है, पेप्टिडेज है, पेप्टिडेज। दूसरा है इरेप्सिन। क्या है, इरेप्सिन। ठीक है, ये दोनों को साथ में इसलिए लिख दिया कि इरेप्सिन क्या काम करेगा, जो अभी अभी आपने देखा यहाँ पर अग्नाशय रस के द्वारा जो ये बना था, क्या नाम, ये बना था आपका, ये इरेप्सिन। तो इरेप्सिन इसमें नहीं दे रखा है। ठीक है, तो जो आपका इसके द्वारा यहाँ प्रोटीन का पाचन हुआ था, दोनों ही क्या करेंगे, ये दोनों ही क्या करेंगे, ये प्रोटीन का पाचन करेंगे। किसका, प्रोटीन का पाचन करेंगे। और फाइनली किसमें बदल देंगे, ये अमीनो अम्ल में बदल देंगे। किसमें, अमीनो अम्ल। तो देख पा रहे हो, जब ये अब पेप्टाइड नहीं है, क्या इरेप्सिन ने भी इसको किसमें बदल दिया, वो जो पेप्टाइड था उसको अमीनो अम्ल में बदल दिया। तो अब क्या है, फाइनल डाइजेशन हो चुका है किसका, हम देख पा रहे हैं इसका जो प्रोटीन है, प्रोटीन का तो पाचन हो चुका है। दूसरा यहाँ पर सुक्रेज। क्या है, सुक्रेज। ठीक है, और तीसरा है यहाँ पर माल्टेज। जब भी एज लगेगा, एसी, तो वो क्या करेगा, वो एंजाइम होगा और ओज क्या होगा, शर्करा होगी। तो सुक्रेज हुआ, माल्टेज हुआ। और ये सुक्रेज क्या करेगा, गन्ने में जो शर्करा पाई जाती है, जो गन्ने में शर्करा पाई जाती है, उसको किसमें, ये ग्लूकोज में बदल देगा, ये ग्लूकोज में बदल देगा। ठीक है, तो ये सुक्रेज क्या है, एक प्रकार की शर्करा है, एक प्रकार की शर्करा है। ये
डाइसैकेराइड शर्करा है, ठीक है। तो ये कार्बोहाइड्रेट है, क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन करेगा, किसका, और उसको किस में बदल देगा, ये ग्लूकोज में बदल देगा। माल्टोज, ये क्या काम करेगा, माल्टेज क्या काम करेगा, जो माल्टेज है, जो आपके पास माल्टेज है, जो अभी पूर्ण रूप से पाचन नहीं हुआ है, ठीक है, बक्कल कैविटा में कुछ बना, और ये क्या करेगा, इस माल्टेज जो है, माल्टोज को क्या काम करेगा, वो ग्लूकोज में बदल देगा, ग्लूकोज में बदल देगा, ठीक है। और कोई यहाँ पर जो कार्बोहाइड्रेट का जो पार्ट है, जो दूध पीते हो आप, जो दूध पीते हो, तो दूध में क्या है, दूध में पाया जाता है लैक्टोज, लैक्टोज, तो जो क्या है, एक प्रकार की शर्करा है। तो यहां पर एक एंजाइम मिलेगा लैक्टेज, लैक्टेज, ठीक है। तो लैक्टेज इस शर्करा को किसमें बदल देगा, वो ग्लूकोज में बदल देगा, इसमें ग्लूकोज में बदल देगा, ठीक है। और एक मिलेगा लाइपेज, क्या, लाइपेज। तो लाइपेज क्या काम करेगा, ये वसा को, ये वसा को ग्लिसरोल, ग्लिसरोल एंड वसीय अम्ल में, किसमें, वसीय अम्ल में बदल देगा। तो यहां पर आप देख पा रहे हो कि इस आंत्रस में अन्य रसों की सहायता से भी इस आंत्रस में क्या है, ये संपूर्ण पाचन हो चुका है, ठीक है। फाइनली हम जटिल भोज्य पदार्थ से सरल भोज्य पदार्थ की तरफ पहुंच चुके हैं। यहाँ प्रोटीन भी अमीनो अम्ल में बदल चुका है, यहाँ कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में बदल चुका है, ये माल्टोज भी ग्लूकोज में बदल चुका है, लैक्टोज भी ग्लूकोज में बदल चुका है, और क्या है, जो वसा था वो वसीय अम्ल में बदल चुका था। तो जो जटिल भोज्य पदार्थ था वो सरल भोज्य पदार्थ में कन्वर्ट हो चुका है, और यही तो क्या था, यही पाचन था, यही क्या था, पाचन था। तो नोट कीजिए आप जल्दी से, यहाँ पे जो वसीय अम्ल है इसको फैटी एसिड भी बोलते हैं, इसको वसीय अम्ल को फैटी एसिड भी बोलते हैं, फैटी एसिड भी बोलते हैं, ठीक है। नोट कीजिए, हो गया, हो गया हो तो आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर जो ये आपका फाइनल जो डाइजेशन हुआ है, अब मल मूत्र के रूप में त्यागने के लिए तो आपने भोजन नहीं किया था, ठीक है। इसका क्या होना है, इसका इसका क्या होना है, ऑब्जर्वेशन होना है, इसका क्या होना है, इसका कंजप्शन होना है, इसका बॉडी के अंदर जाना है, इसको क्या, इसका अवशोषण होना है, ठीक है, इसका अवशोषण होना है। तो यहां पर चलिए ठीक है, इसको मिटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको भी मिटा देते हैं, एक चित्र लेते हैं, टॉपिक लिखेंगे अवशोषण, अवशोषण, ठीक है। अवशोषण बोलते हैं जो ये भोज्य पदार्थ से जो चीज मिली है, चाहे वो अमीनो अम्ल मिला हो, चाहे वो वसीय अम्ल मिला हो, चाहे वो ग्लूकोज मिला हो, अब वो कहाँ पहुंचना है, वो सेल तक पहुंचना है। भाई आपने आपने जो बक्कल कैविटी से, इसको मिटा ही देते हैं, इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं। यहाँ पर एक चित्र बनाते हैं, यहाँ पर ये बक्कल कैविटी से पाचन स्टार्ट हुआ, ये नोस्टल कैविटी है, ये क्या है, ये ग्रास नली है, ये क्या है, ये अमाशय है, ठीक है। तो अमाशय का भी जो हम पार्ट पढ़ रहे थे यहाँ पर, ये इस तरीके से, यहाँ पर ये पोर्शन को हम पढ़ रहे थे, ठीक है। तो यहां से ये आंत स्टार्ट हो जाती है, यहां से इस प्रकार से, ये पोर्शन, ठीक है, यहां से यहां पे ये अपेंडिक्स है, और ये
ठीक है, यहाँ पर। तो अवशोषण क्या हो रहा है, इसको थोड़ा सा और बड़ा बनाना पड़ेगा, हल्का सा, इसको हल्का सा बड़ा बनाना पड़ेगा। ताकि हम कुछ चीज आपको दिखा पाए। ठीक है, ठीक। तो ये वाला पार्ट हम पढ़ रहे थे, क्या ये पार्ट ड्यूडेनम है। ये सारी क्या है, ये सारी छोटी आंत है, यहाँ तक छोटी आंत है। तो यहाँ पर ये सबसे बड़ा पोर्शन आपको बता चुके थे, ये क्या है, ये इलियम है। और ये क्या होता है, ये जो ये ड्यूडेनम, ये जेजुनम और ये इलियम सबसे बड़ा पार्ट होता है छोटी आंत का। ठीक है, तो अवशोषण क्या होगा, जो ये चीज बनी है, तो यहाँ पर क्या होते हैं, यहाँ पर ये रसांकुर होते हैं। क्या होते हैं, ये रसांकुर होते हैं। रेड पेन से लेता हूं ताकि आपको दिखाई दे आराम से। ये क्या होते हैं, रसांकुर होते हैं। क्या होते हैं, रसांकुर होते हैं। ठीक है, इन रसांकुरों के माध्यम से क्या होता है, जो ये डाइजेशन हुआ है ये सेल तक पहुंचेगा। कहां तक पहुंचेगा, सेल तक पहुंचेगा। तो इसी चीज को हमें क्या करना है, लिपिबद्ध करना है। ठीक है, इन रसांकुरों के माध्यम से, इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें विलाई बोलते हैं। ये क्या है, रसांकुर है, रसांकुर है। इन्हें विली, VILLE, इन्हें विली भी बोलते हैं। विली है ना, ये आई हुआ है, ये भी क्या है, आई है। ठीक है, तो ये चित्र बना लीजिए आप, ये चित्र बना लीजिए और फिर अवशोषण को हम लिपिबद्ध कर लेते हैं। फिर हम लिपिबद्ध करते हैं। देखिए, भोजन का जो अवशोषण होता है, जैसे आप दवाई वगैरह खाते हैं तो उसका अवशोषण तो क्या अमाशय में ही हो जाता है। ठीक है, जो अल्कोहल होता है, जो शराब होती है, उसका अवशोषण भी क्या है, यहीं पर हो जाता है। ठीक है, तो भोजन के अवशोषण का जो प्रारंभ होता है वो अमाशय से ही स्टार्ट हो जाता है। भोजन के अवशोषण का जो प्रारंभ होता है वो अमाशय से ही स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और छोटी आंत के जो ऊपर का छोटी आंत में इसका पूर्ण रूप से अवशोषण हो जाता है। ठीक है, हालांकि कुछ अवशोषण यहाँ पर भी होता है, बड़ी आंत में भी होता है। तो यहाँ इसे लिपिबद्ध कर लीजिए। लिखिए, भोजन का अवशोषण सर्वाधिक छोटी आंत में होता है। भोजन का अवशोषण सर्वाधिक छोटी आंत में होता है। किसमें, छोटी आंत में होता है, छोटी आंत में होता है। यहां पर रसांकुरों के माध्यम से, रसांकुरों के माध्यम से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन का अवशोषण होता है। जो कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट हुआ है, जो प्रोटीन डाइजेस्ट हुआ है, क्या बन गया है, अमीनो अम्ल। ठीक है, तो चाहे आप ग्लूकोज लिख लीजिए, चाहे आप अमीनो अम्ल लिख लीजिए। ठीक है, ठीक है। जबकि वसीय अम्ल का अवशोषण लसिकाओं के माध्यम से होता है। अब लसिकाएं क्या होती है, इसको हम पढ़ेंगे ब्लड में। ठीक है, लसिकाओं के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से, लसिकाओं के माध्यम से
होता है, माध्यम से होता है। ठीक है, लसिकाओं के माध्यम से होता है। नोट करके लिखेंगे इसमें, NOTE नोट। अवशोषण अमाशय से ही, अमाशय से ही प्रारंभ हो जाता है। जैसे जैसे दवा, जो दवाई लेते हैं, मेडिसिन, एल्कोहल, जो शराब पीते हैं, एल्कोहल आदि। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जो दवाई ली जाती है तो दवाई का डाइजेशन कहाँ होता है, तो दवाई का जो डाइजेशन होगा वो अमाशय में हो जाएगा, अमाशय से स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर जो शराब होती है वो भी क्या है, एक प्रकार की वो दवाई ही होती है, लेकिन लिमिट से ज्यादा व्यक्ति उसको करता है तो फिर वो बाद में अमाशय को ही क्या क्षतिग्रस्त पहुंचाती है। हमने आपको बताया भी था कि किस प्रकार से ये शराब क्यों हानिकारक है, क्योंकि अंदर ऑलरेडी HCl है और वो भी क्या एक प्रकार का तीव्र अल्कोहल है, और यहाँ अलग से अल्कोहल लेंगे तो क्या हो जाएगी, उसकी मात्रा कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है, तो इसलिए क्या होता है, वो नुकसानदेह होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने समझा कि जो शराब है और अल्कोहल का जो अवशोषण होता है वो कहाँ पर, वो अमाशय से ही प्रारंभ हो जाता है। लेकिन जो भोजन में डाइजेशन हुआ है, जो डाइजेशन हुआ है कार्बोहाइड्रेट से जो वसा बनी, ये कार्बोहाइड्रेट से जो ग्लूकोज बनी है और प्रोटीन से जो अमीनो अम्ल बना है, तो उसका जो डाइजेशन होगा वो विलाई के माध्यम से, रसांकुरों के माध्यम से होना स्टार्ट हो जाएगा। और ये कहाँ पहुंचाएंगे, अब ये भी देख लो, आप देखना चाहो तो ये भी देख लो, ये कहाँ जाएंगे भाई, जो यहाँ पर ठीक है, ये आपके अंदर का चित्र है, एक चित्र में आपका यहाँ पर बाहर भी बना देता हूं। इसको लिख लिया आपने, लिख लिया हो तो मिटा देते हैं, और अब आगे का प्रोसेस समझते हैं, लिखने की आपको कोई जरूरत नहीं उस प्रोसेस को। इसको आगे का प्रोसेस यहाँ एक चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं। ठीक है, अवशोषण होकर इनका क्या होगा। ठीक है, आपको पहले ही हम कुछ टॉपिक पढ़ा चुके हैं। ये आप हो, ये क्या है, ये आप हो, ये आप हो।